मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम लोग एआई के वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं और हर आए दिन के साथ एआई हमारी जिंदगियों को बदलता जा रहा है। आज आप एआई को प्रॉम्प्ट दें, वो आपकी मर्जी की पिक्चर बना देगा। आपने जिस भी पुराने सिंगर की आवाज में गाने सुनने हैं, वो आपको उस सिंगर की आवाज में गाने सुना देगा। आपने किसी भी सुपरस्टार के साथ अपनी सेल्फी बनवानी है, वो ये भी मुमकिन कर देगा। अगर एआई को आपने अपना दोस्त बनाना है, तो वो आपका पक्का दोस्त भी बन जाएगा। और ना सिर्फ दोस्त, बल्कि सिचुएशन यहां तक पहुंच गई है कि एआई के साथ लोगों ने इंटीमेट रिलेशनशिप भी डेवलप कर ली है। लेकिन बुक बडीज, मजे की बात यह है कि दिस इज जस्ट द स्टार्ट। फ्यूचर में एआई हमारे वर्ल्ड को बिल्कुल अपसाइड डाउन चेंज करके रख देगा। लोग एआई एवटार से शादियां करेंगे। एआई के अपने अपने शहर होंगे। उन शहरों के अपने रूल्स, अपना लॉ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एंड यू नेवर नो कि आपके मुल्क का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी एक एआई एवटार हो। इस एआई के वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए इंसानियत ने बहुत तरक्की की है, बहुत मेहनत की है। आप आज से सिर्फ 100 साल पहले ही चले जाएं तो इंसानियत के मसले बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हम सबको हमेशा से 3 बड़े चैलेंजेस का सामना रहा: फैमिन यानी कहत, प्लेग यानी वबा, और वॉर यानी जंग। आप चाहे कदीम चाइना की तारीख पढ़ें, फेरोज ऑफ इजिप्ट का दौर देखें या मेडिवल इंडिया को एनालाइज करें, इन सब सिविलाइजेशंस का सबसे बड़ा मसला था ये कि खाने का इंतजाम कैसे किया जाए, फैलती हुई वबाओं से कैसे बचा जाए और दुश्मन की तलवार से खुद को कैसे महफूज रखा जाए। लेकिन आज का दौर देखें, कंप्लीटली बदल चुका है। आज लोग कम खाने से नहीं, ज्यादा खाने से यानी ओबेसिटी से, मोटापे से ज्यादा मरते हैं। वबाओं की बजाय ज्यादातर लोग बुढ़ापे से दम तोड़ देते हैं। जंगें होना रुकी तो नहीं, लेकिन यह बात भी दुरुस्त है कि आज लोग जंगों की बजाय सुसाइड से ज्यादा मरते हैं। इन सब बातों को करने का मकसद यह है कि आज इंसान के चैलेंजेस न्यू है, और जब चैलेंजेस न्यू है तो फिर इंसान की जिंदगी का मकसद, उसका पर्पस भी न्यू होना चाहिए। पहले इंसान सारी उम्र अपनी सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ता था, लेकिन आज का इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सोचना चाहता है, अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर करना चाहता है। और दोस्तों, आज के दौर में अगर आपने फ्यूचर को समझना है तो युवाल नोआ हरारी की होमो डियस से बेहतर कोई किताब हो नहीं सकती। इस किताब होमो डियस को अक्सर लोग सेपियंस का सीक्वल समझते हैं। सेपियंस में हरारी ने बात की थी इंसान की हिस्ट्री की, उसकी एवोल्यूशन की, और होमो डियस में उसने बात की है इंसान के मुस्तकबिल यानी के फ्यूचर की। वर्ड होमो डियस लैटिन जबान का लफ्ज है जिसमें होमो का मतलब है ह्यूमंस और डियस का मतलब है गॉड। तो क्या हम इससे ये समझे कि इंसान अब गॉड की तरह बनना चाहता है? वो अपने अंदर वो सारी सिफात, वो सारे एट्रीब्यूट्स पैदा करना चाहता है जो गॉड के हैं। इन कड़े सवालों का जवाब हरारी डिटेल में इस किताब में देता है। वो लिखता है कि इंसान को हमेशा से ताकत की भूख रही है और वो इस पावर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमारी पूरी तारीख असल में पावर एक्विजिशन की तारीख है। पहले हमने पत्थरों से औजार बनाए ताकि हम जानवरों पर काबू पा सकें। फिर हमने मजहब और हुकूमतें बनाई ताकि हम एक दूसरे पर काबू पा सकें, आपस में मिलकर काम कर सकें, कोऑपरेट कर सकें। और अब हम बायोटेक्नोलॉजी और एआई का सहारा ले रहे हैं ताकि हम खुद कुदरत के निजाम को अपने मुताबिक ढाल सकें। हरारी का दावा है कि 21वीं सदी का इंसान सिर्फ दुनिया को समझना नहीं चाहता, बल्कि वो पूरी दुनिया को री इंजीनियर करना चाहता है। इस ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछली सदी तक इंसान का सबसे बड़ा खौफ नेचुरल फोर्सेस थी। यानी अगर कहीं सैलाब आ जाता या वबा फैल जाती तो लोग हमेशा ये बात कहते कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई खुदा है जो हमसे नाराज है और वो हमें हमारे गुनाहों की सजा दे रहा है। इंसान का उस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो इन नेचुरल कैलामिटीज के ऊपर काबू पा सके। फिर इंसान ने अपने इंटेलेक्ट को, अपनी रैशनैलिटी को, अपनी अकल को कंसोलिडेट किया और फाइनली ये डिसाइड किया कि इस दुनिया का निजाम कोई डिवाइन पावर नहीं बल्कि इंसान खुद चलाएगा। और ह्यूमैनिटी ने इस दावे को भरपूर तरीके से साबित करने की कोशिश की। और जब से इंसान ने इस तरीके से सोचना शुरू किया, वहीं से मॉडर्न साइंस का आगाज हुआ और इसी साइंस ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। अब जब इंसान ने काफी हद तक भूख, वबा, जंगों के ऊपर काबू पा लिया है, तो फिर इंसानियत का नेक्स्ट एजेंडा क्या है? हरारी लिखता है कि इंसानियत की नोटबुक पे सबसे पहला और क्रिटिकल एजेंडा है इमॉर्टैलिटी, यानी कि अमर हो जाना, यानी कि मौत को शिकस्त दे देना। ह्यूमंस की हमेशा से यह ख्वाहिश रही है कि वो अमर हो जाएं, वो कभी भी ना मरे। दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू डिफीट डेथ। आज दुनिया में लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च और काम हो रहा है। ब्रायन जॉनसन जैसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को अमर करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज एस्टैब्लिश हो चुकी हैं जो मौत के ऊपर काबू पाना चाहती हैं। हरारी अपनी इस किताब में लिखता है कि मॉडर्न साइंस डेथ को किस्मत या डिवाइन डिसीजन की बजाय एक बायोलॉजिकल मार्कर के तौर पर देख रही है।
अगर बीमारी ट्रीट हो सकती है तो एजिंग यानी बुढ़ापे को स्लो या रिवर्स किया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए जरा ये ग्राफ देखें। ये देखें 1900 में यानी कि आज से सिर्फ 126 साल पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सिर्फ 32 साल, यानी कि ऑन एवरेज हम लोग सिर्फ 32 साल तक जिंदा रहते थे। और आज देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज क्लोज टू 73 इयर्स। जापान में तो ये बहुत साल पहले 80 क्रॉस कर चुकी है। सेंटिनियल्स आर वेरी कॉमन ओवर देयर। सेंटिनियल्स वो लोग होते हैं जिनकी 100 साल से ऊपर उम्र होती है। और जैसे जैसे हमारा दौर आगे बढ़ता जाएगा इंसानों की जिंदगियां भी लंबी होती जाएंगी। इंसान की फ्यूचर नोटबुक में दूसरा एजेंडा है हैप्पीनेस यानी कि खुशी। आज पूरी दुनिया का इंसानों की साइकोलॉजिकल वेलबींग पर फोकस है। अगर हैप्पीनेस की डेफिनेशन देखें तो मॉडर्न न्यूरोसाइंस के मुताबिक हैप्पीनेस कोई स्पिरिचुअल स्टेट नहीं बल्कि एक न्यूरोकेमिकल बैलेंस का रिजल्ट है, जैसे सेरोटोनिन एंड डोपामीन। ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। ये आपका मूड अच्छा करते हैं। इसलिए फ्यूचर में गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशंस हैप्पीनेस को एजुकेशन या इकोनॉमी की तरह इंजीनियर करने की कोशिश कर सकती हैं, ड्रग्स के जरिए, ब्रेन स्टिमुलेशन के जरिए और साइकोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज के जरिए। इंसानियत का जो तीसरा एजेंडा है वो सबसे इंटरेस्टिंग, खतरनाक और प्रोवोकेटिव है, और वो है डिविनिटी। हरारी का कहना है कि जब इंसान अपनी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस को क्रॉस करना शुरू करेगा थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई इंटीग्रेशन और बायोटेक्नोलॉजी, तो वो ग्रेजुअली सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हासिल कर लेगा। और हमारी ये जो एबिलिटीज होंगी ना दोस्तों फ्यूचर में, ये ट्रेडिशनल गॉड लाइक पावर से मिलती जुलती होंगी, यानी कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस, एनहांस्ड फिजिकल स्ट्रेंथ और नेचर पर और ज्यादा कंट्रोल। यही वजह है कि उसने इंसान को होमोडियस का नाम दिया, यानी वो इंसान जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए अपने आप को खुदा की तरह बनाना चाहता हो। आप खुद सोचें ये कितनी बड़ी बात है। आज ज्यादातर लोग ये गुमान करते हैं कि जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। मौत को एक किस्मत या डिवाइन डिसीजन समझा जाता है। लेकिन अगर मॉडर्न साइंस एजिंग और मौत को एक साइंटिफिक प्रॉब्लम बना ले तो फिर ये पूरा सिनारियो टर्न्स ऑन इट्स हेड। अगर आज साइंस ने मॉडर्न मेडिसिन के जरिए इंसानियत के लाइफ स्पैन को मोर देन डबल कर दिया, तो क्या आने वाले दिनों में जब लोग बुढ़ापे को रिवर्स करने लगेंगे, मौत को डिले करने लगेंगे, ऐसे में क्या लोग तब भी जिंदगी और मौत को खुदा की मर्जी समझेंगे? इसी तरह आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली जाएगी कि जो पेरेंट्स होंगे वो अपने पैदा होने वाले बच्चे का डीएनए री इंजीनियर कर देंगे। उसकी किस तरह की आंखें होनी चाहिए, किस तरह के बाल होने चाहिए, किस तरह की इंटेलिजेंस होनी चाहिए, किस तरह का स्किन टेक्सचर होना चाहिए, ये सब पेरेंट्स खुद डिसाइड करेंगे। तो फिर इस तस्वुर का, इस स्टेटमेंट का क्या फ्यूचर होगा कि हम लोगों को जैसा भी बनाया है खुदा ने बनाया। जब हर चीज अपनी चॉइस और कस्टमाइजेशन पर बनेगी तो इंसान अपनी क्रिएशन को कुदरत की नहीं बल्कि अपना पर्सनल प्रोजेक्ट समझेगा। हरारी के नजदीक यही वो नुक्ता है जहां इंसान खुद को सिर्फ मखलूक नहीं बल्कि खालिक यानी क्रिएटर जैसा देखना शुरू कर देगा। और यही वो दौर होगा जब इंसान होमो सेपियन से होमोडियस बन जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करें, तहकीक करें, रिसर्च करें तो आपको ये बात पता लगेगी कि पुराने वक्त के जो लोग थे वो हर बात को रिलीजन यानी मजहब से जोड़ते थे। लेकिन साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद एक नए मजहब का आगाज हुआ जिसे हरारी ह्यूमनिज्म कहता है। ह्यूमनिज्म का मतलब यह है कि इंसान खुद मीनिंग, ट्रूथ और अथॉरिटी का सोर्स है। ह्यूमनिज्म से पहले लोग कहते थे कि सच और गलत का फैसला खुदा करेगा, मजहब करेगा। लेकिन ह्यूमनिज्म के आने के बाद इंसान ने डिसाइड किया कि यह फैसला इंसान ने खुद करना है। इंसान की फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और चॉइसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ह्यूमनिज्म के लिए इंसान ही सेक्रेड है। मॉडर्न एरा में अब फैसले गॉड के हुक्म से नहीं बल्कि इस बुनियाद पर किए जाते हैं कि इंसान क्या महसूस करता है और इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस क्या कहता है। जो चीज इंसान को खुशी देती है उसे सही समझा जाता है और जो इंसान को दुख दे उसे गलत कंसिडर किया जाता है। इसी वर्ल्ड व्यू को हरारी ह्यूमनिज्म का नाम देता है और इसी आइडियोलॉजी को वो फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड करता है। लिबरल ह्यूमनिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम, पर्सनल चॉइस और ह्यूमन राइट्स पर ज्यादा फोकस करता है। आज की डेमोक्रेसी इसी पर खड़ी है। सोशलिस्ट ह्यूमनिज्म इंडिविजुअल की बजाय कलेक्टिव वेलफेयर और इक्वालिटी को ज्यादा अहमियत देता है, जहां सोसाइटी का ओवरऑल बेनिफिट पर्सनल डिजायर्स पर प्रायोरिटी रखता है। जबकि एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म का फोकस बेहतर और स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बींग्स को क्रिएट करना होता है, जिसकी सबसे खतरनाक मिसाल हिस्ट्री में नाटसीइज्म के तौर पर सामने आई। इस क्लासिफिकेशन का मकसद ये दिखाना है कि ह्यूमनिज्म भी मॉरली न्यूट्रल नहीं, इसकी भी प्रोग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों फॉर्म्स हो सकती हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में हरारी एक प्रोवोकेटिव बात करता है। वो लिखता है कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्री मार्केट सिस्टम साइंटिफिक ट्रूथ्स नहीं बल्कि बिलीफ स्ट्रक्चर्स हैं। साइंस ये प्रूव नहीं कर सकती कि हर इंसान का ओपिनियन इक्वल वैल्यू रखता है या हर इंडिविजुअल को पैदाइशी राइट्स हासिल हैं। ये चीजें हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ह्यूमनिज्म इंसानी एक्सपीरियंस को सेक्रेड समझता है। इसलिए मॉडर्न पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स असल में एक ह्यूमनिस्ट वर्ल्ड व्यू पर खड़े हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पुराने वक्तों में सोसाइटीज रिलीजन पर खड़ी थी। इसके साथ ही यहाँ पर हरारी अपनी एक और शॉकिंग ओपिनियन रखता है।
वो कहता है कि इंसानों के पास तो फ्री विल है ही नहीं। जिसे हम फ्री विल समझते हैं वो तो दरअसल हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस और न्यूरल एल्गोरिदम्स का रिजल्ट है। इंसान गुमान ये करता है कि उसके पास फ्री विल है, उसके पास चॉइस है, लेकिन दरअसल उसकी बायोलॉजी के अंदर सब कुछ प्रोग्राम हुआ हुआ है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है कि अगर इंसान की सारी चॉइसेस उसके केमिकल्स, उसकी जीन्स और एनवायरनमेंट के साथ उसके इंटरेक्शन के ऊपर बनते हैं, तो फिर फ्री चॉइस का कॉन्सेप्ट तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। और अगर फ्री विल वाकई में एक इल्यूजन है, एक धोखा है, तो फिर मॉडर्न लिबरलिज्म जो वोटिंग, कंसेंट और पर्सनल ऑटोनॉमी पर खड़ा है, उसकी क्या फाउंडेशन है? ये वो सवाल है जो हरारी आपके और मेरे ऊपर छोड़ देता है। हम खुद सोचें और इस सवाल का जवाब तलाश करें। लेकिन दोस्तों, हम लोग तो हजारों साल तक खुदा की एग्जिस्टेंस पर बहसबाजी करते रहे, फ्री विल के ऊपर बातचीत करते रहे, किस्मत तकदीर के ऊपर मुबाहिसे करते रहे, और दूसरी तरफ एआई रॉकेट की स्पीड से आई और सब चीजों के ऊपर बाजी ले गई। आज हमारी जिंदगी हम खुद नहीं बल्कि एल्गोरिदम चला रहे हैं, और आने वाले वक्तों में ये ऑटोमेशन, ये एआई, ये एल्गोरिदम सिर्फ हमें नहीं चलाएंगे बल्कि इंसान की वैल्यू को ही कम कर देंगे। इस बात को समझाने के लिए हरारी एक टर्म का इस्तेमाल करता है जिसे वो कहता है ग्रेट डीकपलिंग, यानी वो प्रोसेस जहां इंसान की इकोनॉमिक और सोशल वैल्यू उसके काम या नॉलेज से अलग हो जाती है। हिस्टोरिकली अगर आप काम करते थे तो आपकी वैल्यू थी, अगर आप सीखते थे और इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते थे तो सोसाइटी और इकोनॉमी आप पर डिपेंड करती थी। फ्यूचर में मशीन्स और एल्गोरिदम्स इंसान से बेहतर काम करेंगी, बेहतर सोचेंगी और डिसीजंस भी करेंगी, जिसके बाद इकोनॉमिक्स और सोसाइटी को इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। एआई का ये जो गलबा होगा ये सिर्फ फिजिकल लेबर तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये एल्गोरिदम्स मेंटल और क्रिएटिव टास्क में भी इंसानों को आउट परफॉर्म कर देंगे। आने वाले वक्तों में डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स और इवन टीचर्स के रोल रिप्लेस हो जाएंगे। इस पूरे फिनोमेना का एक अजीबोगरीब और स्टार्टलिंग रिजल्ट होगा। वो लोग जो मॉरली तो वैल्यूएबल थे, लेकिन अब वो इकोनॉमिकली इररेलेवेंट हो जाएंगे। हरारी इस न्यू पोटेंशियल क्लास को यूजलेस क्लास का टर्म देता है, जहां इंसान का काम होगा सिर्फ जिंदा रहना, सिस्टम्स और इकोनॉमी में उसका मीनिंगफुल रोल नहीं रहेगा। डीकपलिंग का सबसे सेंट्रल ड्राइवर है डेटा और एल्गोरिदम्स। जो एंटिटी सबसे ज्यादा डेटा कलेक्ट करेगी और उसे इफेक्टिवली प्रोसेस करेगी, फ्यूचर में सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होगी। ये पावर फिजिकल या मिलिट्री फोर्स से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और प्रिडिक्शन की कैपेसिटी से आती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन्स और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज पहले ही हमारी हर एक्टिविटी, प्रेफरेंस और बिहेवियर का डेटा कलेक्ट कर रही हैं। सिचुएशन यहां तक पहुंच चुकी है कि ये कंपनीज हमारी चॉइसेस हमसे बेहतर जानती हैं, लिहाजा ये हमारे फ्यूचर को हमारे लिए ना सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकती हैं बल्कि उसको बिल्ड कर सकती हैं। दोस्तों, जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ेगी ना, डेटा ही इंसान को डिफाइन करेगा, और वक्त के साथ साथ इंसान अपनी ऑटोनॉमी, अपनी फ्री विल, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करता जाएगा। इस बात को समझाते हुए हरारी कहता है कि जिस तरह पुराने वक्तों में इंसान रिलीजन के जरिए मकसद तलाश करता था, वैसे ही आज डेटाइज्म एक नई आइडियोलॉजी बन रही है, जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन की कलेक्शन और प्रोसेसिंग सुप्रीम वैल्यू बन गई है। यानी हमारी जो आगे आने वाली सोसाइटी है उसमें अल्टीमेट अथॉरिटी गॉड के पास नहीं बल्कि डेटा के पास होगी। इंसान सिर्फ नेटवर्क नोड्स बन के रह जाएंगे और हम सब इंसानों की लगाम इस एआई इंजन के पास होगी। ऐसे में ये बात तो तय है माय डियर बुक बडीज के इंसान कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाएगा। और ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में इंसान ने क्या करना है, इस बात का जवाब हरारी के पास भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों, मेरा आपको मैसेज ये है कि अगर आपको ये लगता है ना कि एआई सिर्फ एक फ्लफ है और इसकी ये लिमिट है और ये कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, तो प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दिस। एआई आने वाले सिर्फ 5 से 10 सालों में पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख देगा। एंड इंटरेस्टिंगली नो वन नोज व्हाट दैट फ्यूचर होल्ड्स। ऐसे में ये सवाल भी बनता है कि क्या फ्यूचर में वाकई इंसान खुदा बन जाएगा? विल ही बिकम अ होमोडियस? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज मैं आपको ना दे पाऊं, लेकिन ये बात तो तय है, ये इंसान की नेचर में लिखा हुआ है। वो इतना क्यूरियस है कि वो इस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे में मेरा आपको लास्ट मैसेज हमेशा की तरह यह है कि हमेशा आगे बढ़ते रहें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझते रहें, पढ़ते रहें और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की फिलॉसफी को अपना लें। वीडियो का इख्तिताम करूंगा इकबाल के एक शेर से, जिससे आपको मेरी पूरी बात समझ आ जाएगी। जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।